नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 6 जनवरी को यूपी का एसआईआर का पहला ड्राफ्ट जारी हुआ। 18.70% वोटर के नाम कट गए। यह संख्या होती है 2,89,00,000। इन लोगों के फॉर्म नहीं मिले। यह डिलीशन नहीं है। डिलीशन वो होता है जब आपने फॉर्म भरे, उसमें त्रुटियां पाई गईं या चुनाव आयोग की तय की गई कैटेगरी के हिसाब से आपकी डिटेल सही नहीं मिली। उसके बाद सुनवाई होती है। जब डिलीशन होता है तब आपको नाम जुड़वाने का अधिकार दिया जाता है, अपील का अधिकार मिलता है। जिन 2.89 करोड़ लोगों के नाम फॉर्म नहीं भरने के कारण सीधे सीधे सूची से बाहर हो गए, उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता। बस वो एक ही काम कर सकते हैं, नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं। मगर हो सकता है तब उन्हें झूठ बोलना पड़े। फॉर्म 6 तो उनके लिए होता है जो पहली बार वोटर बनने के लिए भरते हैं। जिन लोगों ने विधानसभा लोकसभा चुनाव में वोट किया करते रहे हैं, उन्हें फॉर्म 6 क्यों भरना चाहिए? वोटर बनने के लिए क्या वे झूठ बोलेंगे? क्या सभी 2,89,00,000 लोग फॉर्म 6 भर पाएंगे? कहा जाता है इनमें से कुछ मृतक हैं, कुछ ने ठिकाना बदल लिया, कुछ ने पलायन कर लिया। मगर इनमें से कुछ हजार भी सही वोटर हैं, कुछ लाख भी सही वोटर हैं, तो क्या फॉर्म 6 भर पाएंगे? अकेले यूपी से 2.89 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपने सावधानी नहीं बरती तो यह संख्या 6 करोड़ के आसपास भी जा सकती है। 6 करोड़ अनुमान भर है, लेकिन 2,89,00,000 अनुमान नहीं। यह वो संख्या है जो वोटर लिस्ट से कट चुकी है। क्या यह संख्या इतनी छोटी है कि इस पर बात ना की जाए? जितना चौकस होना चाहिए, क्या आप हैं? राजनीतिक दल चौकस हैं, विपक्षी दल चौकस हैं। एसआईआर पर आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एसआईआर पल्ले नहीं पड़ता। एसआईआर से डर लगता है, एसआईआर से ठंड लगती है, कपकपी छूटती है या बर्फ की तरह जम जाते हैं। मुद्दा नहीं है। एसआईआर में नाम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एसआईआर का पता नहीं चलता। कभी इतने करोड़ के नाम कट जाते हैं, कभी कहा जाता है इतने करोड़ के नाम जोड़ दिए गए। ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म लाओ, ये दस्तावेज जमा करो, आधार चलेगा नहीं चलेगा, पासपोर्ट क्यों मांग रहा है? दिमाग खराब हो रहा है। 10वीं बोर्ड का सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांग रहा? इसमें क्या प्रॉब्लम? सवाल इतने सारे हैं कि लोगों को बहाना मिल जाता है कि दिमाग उलझ जाता है। छोड़ो, हटाओ एसआईआर को समझना एकदम आसान है। 15,44,00,000 वोटर से 2,89,00,000 वोटर के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हुए क्योंकि उनका फॉर्म किसी वजह से बीएलओ को नहीं मिला और बाहर हो गए। इसे समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, स्टार्ट से करते हैं, इसलिए हमने अपना कोट भी बदल लिया है। बात पिछले साल की है, साल 2025 की। हाई कोर्ट का आदेश आया, पंचायतों का वोटर लिस्ट रिवाइज किया जाए। पंचायतों और निकायों के चुनाव के लिए राज्यों में अलग से चुनाव विभाग होते हैं, जिन्हें आप स्टेट इलेक्शन कमीशन कहते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन उस चुनाव आयोग से अलग होता है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और जिसका राज्यों में सीईओ होता है, जिसे हिंदी में आप राज्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं। तो पंचायतों का वोटर लिस्ट रिवाइज हुआ। जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 के बीच एक्सटेंसिव रिवीजन किया गया। नवंबर और दिसंबर में दिल्ली वाला यानी भारत का निर्वाचन आयोग यूपी में विधानसभा और लोकसभा में काम आने वाली वोटर लिस्ट का रिवीजन करता है, एसआईआर करता है। एक ही समय पर यूपी में 2-2 वोटर लिस्ट अपडेट हो रही थी। पंचायतों का वोटर लिस्ट और लोकसभा विधानसभा का वोटर लिस्ट अपडेट किया जा रहा था। एक साल में 2-2 वोटर लिस्ट झाड़ पोंछ कर नई बना दी गई। तो इससे क्या निकला और मैं एसआईआर के संदर्भ में इसकी मिसाल क्यों दे रहा हूं? जरा रुकिए, एक बार फिर से कोट बदल लेता हूं। तो अब ठीक है, यह जैकेट नंबर 3 है। तो हम थे कहां?
यूपी में थे, समानांतर रूप से वहां पैरेलल दो दो लिस्ट बनाई गई। यह देश का विधान है, विधानसभा और पंचायतों की लिस्ट अलग ही होती है, इसमें कुछ भी गलत नहीं होता। लेकिन आदमी तो उतने ही होंगे, वोटर भी उतने ही होंगे। तो हुआ क्या? भारत के निर्वाचन आयोग की लिस्ट में उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे एसआईआर के पहले। एसआईआर शुरू हुआ, 6 जनवरी को पहला ड्राफ्ट आ गया और उसके अनुसार 1 जनवरी 2026 को यूपी में वोटर की संख्या 12 करोड़ 56 लाख हो गई। इसमें 9 करोड़ 56 लाख ग्रामीण वोटर हैं, 2 करोड़ 99 लाख शहरी वोटर हैं। इस संख्या को नोट कीजिए, याद रखिए। लेकिन जो पंचायतों की लिस्ट बनी, जिसे बनाया यूपी के ही स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, उसमें ग्रामीण वोटर की संख्या क्या आप जानते हैं कितनी थी? उसके लिए हम थी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि वो है 12 करोड़ 7 लाख ग्रामीण वोटर हो गए पंचायतों की लिस्ट में। एक गिनती में पूरे राज्य में 9.5 करोड़ ग्रामीण वोटर पाए जाते हैं और एक सूची में उसी वोटर की संख्या 12.5 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। एक ही राज्य में एक ही श्रेणी के वोटर की संख्या में 2 अलग अलग लिस्ट में 3 करोड़ का फर्क आ रहा है। इतना बड़ा फर्क कैसे संभव है? केरला में भी अंतर आया। भारत के इलेक्शन कमीशन और केरला स्टेट इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट में सिर्फ 10 लाख का अंतर था, लेकिन यूपी में पंचायतों की लिस्ट और भारत के निर्वाचन आयोग की लिस्ट में 3 करोड़ का अंतर। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं ताकि मैं फिर से अपना जैकेट बदल लूं, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है। अमर उजाला में छपी कुछ खबरों का कोलाज भी देखते जाइए, पता चलेगा क्या छप रहा है, कैसे छप रहा है। सहारनपुर में 7 विधानसभाएं हैं, इनमें से एक है नगर विधानसभा की सीट। इस पर 1,16,000 लोगों के नाम कट गए। एक विधानसभा में 1.25 लाख से अधिक नाम कैसे कट सकते हैं? सहारनपुर की देवबंद विधानसभा सीट पर 50,839 मतदाता लिस्ट से हट चुके हैं। नकुड़ विधानसभा में करीब 44,000 मतदाता ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं। कायदे से इन सब विधानसभाओं में दोबारा एसआईआर होना चाहिए। सीरियस। इसके अनुसार जिन सीटों पर 2022 में कम वोट डाले गए और वहां बीजेपी जीती है, उन सीटों पर वोट ज्यादा कटे हैं। नॉक जरा दिमाग लगाइए, क्या मतलब हो सकता है और ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो नॉक है सहारनपुर से शुरू नहीं हुआ, शेक्सपियर ने इसे लोकप्रिय बनाया। मैकबेथ नाटक की मशहूर लाइन है। तो बात हम ये कहना चाहते हैं कि ग्रामीण वोटर की संख्या है 12 करोड़ 7 लाख और एसआईआर के पहले ड्राफ्ट में यूपी के कुल वोटर की संख्या है 12 करोड़ 56 लाख। नंबर का मामला थोड़ा अजीब तो होता है। कुंभ में ही दावा कर दिया गया कि 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। कब गिना, कैसे गिना, जब सवाल उठा भुला दिया गया। लेकिन छपी हुई हेडलाइन अब भी निकल आएगी कि 66 करोड़ लोगों ने भारत भर से आकर कुंभ में स्नान किया। सरकार चाहे तो कोई भी नंबर दे सकती है, तब तो यूपी ने 66 करोड़ गिन लिए। अब तो जवाब दीजिए कि पंचायतों के वोटर लिस्ट में ग्रामीण वोटर 12 करोड़ 7 लाख हैं और राज्य के वोटर लिस्ट में कुल वोटर 12 करोड़ 56 लाख। शहर वाले गए कहां? वो क्यों नहीं है? कहां हैं? या शहरों की जितनी बड़ी आबादी भारत के निर्वाचन आयोग की तरफ से बनाए ड्राफ्ट की सूची से गायब हो गई है? यह मेरा चौथा जैकेट है। चुनाव आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के एक आंकड़ों को स्वीकार करता है। उसके अनुसार 1 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश की वयस्क आबादी तकरीबन 16 करोड़ 6 लाख है। ये वो लोग जो वोटर हो सकते हैं, इनकी आयु 18 साल और उससे अधिक है। अगर एसआईआर का मकसद यह है कि कोई भी सही मतदाता ना छूटे, तो वोटर लिस्ट में वोटर की संख्या 16 करोड़ तो होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से। मगर ड्राफ्ट सूची में कितनी है? 12 करोड़ 56 लाख। इस हिसाब से ड्राफ्ट लिस्ट में 2 करोड़ 89 लाख वोटर कम हो गए। यह कैसे हो सकता है? एक तो आबादी के हिसाब से वोटर की संख्या पहले ही कम थी, 56 लाख कम थी। एसआईआर से पहले कितनी थी? 15 करोड़ 56 लाख। एसआईआर के पहले ड्राफ्ट में बढ़नी चाहिए थी
मगर वोटर घट गए 2,89,00,000। हमने कई बार बताया, अगर अनुमान के मुताबिक लिस्ट में 56 लाख लोग पहले से ही नहीं थे तो वे लोग कहां गए? उल्टा और लोग निकल आए जो घट गए। जो निकाले गए उनका क्या हाल है? उनके लिए कौन दौड़ रहा है? क्या वे फॉर्म 6 भर रहे हैं? 30% नाम लखनऊ से कटे हैं, गाजियाबाद में 28.83%, कानपुर नगर में 25.50%, प्रयागराज में 24.64%, गौतम बुद्ध नगर में 23.98%, आगरा में 23.25%, हापुड़ में 22.30% और शाहजहांपुर में 21.76% नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट गए हैं। इतने नाम कट गए। एसआईआर का उद्देश्य है एक भी योग्य उम्मीदवार का नाम ना छूटे। क्या कोई दावा कर सकता है कि 20, 21, 23, 24, 25, 30% जहां जहां नाम कटे हैं उनमें कोई भी योग्य मतदाता नहीं छूटा है? ऐसा दावा कौन कर सकता है? आपका नाम वोटर लिस्ट से कटा है, कल आधार कार्ड से भी कट सकता है, राशन कार्ड से भी कट सकता है। कोई यह भी कह सकता है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उसकी भारतीयता की जांच होनी चाहिए। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इसका मतलब मतदाता फर्जी भी हो सकता है। जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उसका नाम आधार कार्ड में कैसे आ सकता है? तो इसलिए हमने 5वां जैकेट पहन लिया है। बच के जाएंगे कहां? इतना भी भारी सब्जेक्ट नहीं कि आप क्लास छोड़कर भाग जाएंगे। इसलिए हम तरह तरह के रंगों वाले जैकेट से आपकी निगाहों के मुंतजिर हैं कि आप इस गंभीर मसले को ध्यान से सुनेंगे। यूपी में 10वीं और 12वीं में कितने प्रतिशत छात्र गणित में फेल हो जाते हैं? क्या पता है? कितने प्रतिशत मुश्किल से रट्टा मारकर गणित में पास मार्क लाते हैं? बहुत ही हालत खराब है हिंदी प्रदेशों में गणित की शिक्षा की। अमर उजाला की रिपोर्ट है कि जब ड्राफ्ट सूची आई तो उसे हर बूथ पर पढ़कर सुनाया गया, लेकिन उस वक्त कितने मतदाता पहुंचे होंगे? बूथ पर सुनाने का क्या मतलब था? क्या वहां पर सुनाने से पहले वोटरों को बुलाया गया था? कन्नौज से खबर देखिए, 17 जनवरी की सैकड़ों वोटर ने शिकायत की है उनके नाम ड्राफ्ट में नहीं आए, जबकि उन्होंने फॉर्म जमा किया था। इसके बाद भी उनके नाम को अनुपस्थित, शिफ्टेड और मृतक की सूची में डालकर मतदाता सूची से अलग कर दिया गया। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। छिबरामऊ में मोहल्ला कस्सावान निवासी कलीम कुरैशी ने बताया है कि उनकी मां रुखसाना बेगम, जिनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में था, उनका नाम भी एसआईआर के बाद प्रकाशित ड्राफ्ट सूची से हटा दिया गया है। शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया गया है। मगर ऐसे कितने केस होंगे? क्या हम और आप उन तक पहुंच पाएंगे? सवाल है कि ऐसे कितने मतदाताओं ने समय रहते शिकायत दर्ज कराई होगी। आपको काम पर जाना है, नौकरी करनी है, अस्पतालों के चक्कर लगाने हैं, दिमाग से बात उतर गई कि फॉर्म जमा कराना है, तो क्या आपको मौका नहीं मिलेगा? इतनी हड़बड़ी किस बात की? क्या अगले महीने यूपी में चुनाव हो रहे हैं? इसलिए मैं भी चुनाव आयोग की तरफ बार बार जैकेट बदल रहा हूं। इस वीडियो में 6ठी बार मैंने जैकेट बदली है। यूपी में एसआईआर की तारीख कितनी बार बढ़ाई गई, गिनकर करेंगे भी क्या? पता चलता है कि हड़बड़ी में सब काम हो रहा है। कई बार तारीखें बढ़ी। 6 जनवरी तक दावे और आपत्तियां जमा करनी थी, बढ़ाकर 6 फरवरी कर दिया गया है। नवंबर में एक बार डेडलाइन बढ़ी, दिसंबर में 2 बार डेडलाइन बढ़ाई गई। 31 दिसंबर तक काम पूरा नहीं हुआ तो 1 जनवरी तक विस्तार देना पड़ा। इसी तरह आधार के लिए लंबी बहस चली सुप्रीम कोर्ट में। आयोग अड़ा रहा, आधार सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कई हफ्तों की बहस के बाद कहा आधार सही है, लीजिए। फिर भी चुनाव आयोग इसे लेकर आनाकानी करता रहता है, खबरें छपती रहती हैं। बंगाल में कहने लगा 10वीं का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, कोर्ट ने कहा मान्य होगा। हर चीज के लिए आदेश जारी करना पड़ रहा है, कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो इस तरह से एसआईआर हो रहा है। इसलिए हम भी बार बार कोर्ट बदल रहे हैं, 6 बार बदल चुके हैं। यूपी में 2,89,00,000 वोटर के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर हो गए। अब क्या होगा? जिस राजनीतिक दल के पास संगठन होगा, लोग होंगे, पैसे होंगे, प्रशासन का सहयोग होगा, वो तो वोटर का नाम जुड़वा लेगा
और उनके हिसाब से विपक्ष के वोटर के नाम जुड़ने से रह भी सकते हैं। क्या यूपी में विपक्ष सक्रिय है? उसी से पता चल जाएगा कि वह चुनाव में कितनी दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बीजेपी के पास 10,000 करोड़ का चंदा है। आज ही खबर आई है कि 2024-25 में बीजेपी ने चुनावों पर 3,335 करोड़ खर्च किए। 2023-24 में 1,754 करोड़ खर्च किए। 2020 के मुकाबले 2.5 गुना एक साल में बीजेपी ने ज्यादा खर्च किया चुनावों पर। इतना पैसा किस विपक्षी पार्टी के पास है? इतना संसाधन किसी विपक्षी दल के पास नहीं है। जाहिर है, अगर एसआईआर में नाम जुड़वाने का संबंध किसी भी तरह से राजनीतिक दलों की संगठन क्षमता से है तो विपक्ष को घाटा हो सकता है। फायदा किसे होगा बताने की जरूरत नहीं। 10,000 करोड़ की राशि से लैस पार्टी से आखिर कौन लड़ पाएगा? इतना खर्च करने के बाद भी बीजेपी के पास 10,000 करोड़ रुपए बचे हैं। एक्सप्रेस में दामिनी नाथ की रिपोर्ट देख लीजिए, लेकिन सवाल करते रहिए कि क्या एसआईआर को लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है? नहीं आ रही है तो क्यों नहीं नजर आ रही है? एक राजनीतिक दल के पास 10,000 करोड़, इतना ही नहीं, जिन पर बीजेपी ने 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए, वे भी तो उसके साथ आ गए। इन सभी का घोषित अघोषित नेटवर्थ अगर बीजेपी में जोड़ दिया जाए तो बीजेपी की संपत्ति शायद एक राज्य की जीडीपी के बराबर भी हो सकती है, ज्यादा भी। अंबानी अदानी के बाद बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी हो सकती है। इसलिए मैंने 7वीं बार जैकेट बदल दी है। रंगों में ज्यादा स्कोप नहीं, फिर भी गिनती के लिए 7वीं बार यह जैकेट मैंने पहनी है। तो अभी तक आपने क्या जाना? एसआईआर से पहले यूपी में वोटर कितने थे? 15 करोड़ 54 लाख। एसआईआर के बाद वोटर कितने बचे? 12 करोड़ 89 लाख। क्या और भी नाम कट सकते हैं? दावे के साथ नहीं कह सकते, मगर जो फॉर्म भरे गए हैं उन पर भी तलवार लटक रही है। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ गए हैं, अगर उन्होंने फॉर्म भरने में गलती की है, जैसे उस कॉलम को नहीं भरा कि आप 2003 में वोटर थे या नहीं, ऐसे फॉर्म को अनमैप्ड फॉर्म कहा जाता है। आपको नोटिस जाएगा, आपको जवाब देना होगा। अनमैप्ड फॉर्म की संख्या 1 करोड़ 4 लाख बताई जा रही है। इसी कैटेगरी के वोटर को दिक्कतें आ रही होंगी। महिलाओं को अपने मायके से प्रमाण पत्र लाना होगा। जिनके मायके में अब कोई नहीं बचा होगा, उनका नाम कैसे जुड़ेगा? इस सवाल का जवाब मिलेगा जब आप डमरू बजाएंगे। खैर, 1.4 करोड़ वोटर अनमैप्ड हैं। इन्हें नोटिस जाएगा, चेक कीजिएगा आपको नोटिस मिला या नहीं। हो सकता है फाइलों में नोटिस जारी हो और आपको मिले ही ना। नोटिस मिल भी गया तो आपको 11 दस्तावेजों में किसी एक को जमा करना होगा। तो यहां पर योगेंद्र यादव ने एक सवाल उठाया। नोटिस आने पर आपने फॉर्म तो भर दिया, दस्तावेज दे दिए, अब चुनाव आयोग के पास कोई सॉफ्टवेयर है जिसकी बात अभी कर लेते हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंची होगी। इसके अनुसार चुनाव आयोग ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाया है जिसने पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 3.66 करोड़ मतदाताओं को संदिग्ध करार दिया है, जिससे उनके वोटिंग अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। चुनाव आयोग ने बिना किसी लिखित निर्देश, प्रोटोकॉल या मैनुअल के एक अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर को लगाया। यह खबर सूत्रों के हवाले से लिखी गई है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से करोड़ों वोटर को संदिग्ध रूप में चिन्हित किया जा रहा है। ये वही हैं जिन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले केस कहा जाता है। जो पहले का वोटर लिस्ट है, एसआईआर से पहले का, उसका डिजिटाइजेशन किया गया। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का कहना है डिजिटाइजेशन में बहुत खामियां हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर के नतीजे भ्रामक हो सकते हैं। कई वोटर को गलती से भी संदिग्ध मान लिया गया है। आप शायद सो रहे होंगे या किसी बाबा के चक्कर में फंसे होंगे, इसलिए रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इन खबरों पर आपका ध्यान नहीं गया होगा। सॉफ्टवेयर 6 बिंदुओं के आधार पर किसी वोटर को संदिग्ध बताएगा। इसे लॉजिकल फैलेसी कहा जा रहा है। इस आधार पर यूपी में 2 करोड़ 22 लाख फॉर्म पकड़े गए हैं, जिनमें इन 6 में से कोई एक गलती हो सकती है या कुछ और मैच नहीं हो रहा होगा।
जैसे आपकी उम्र और पिता की उम्र में 15 साल से कम का अंतर है, आपकी उम्र और दादा की उम्र में 40 साल से कम का अंतर नहीं है, तो नाम कट सकता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? यह मेरा 8वां जैकेट है। पश्चिम बंगाल में भी लॉजिकल फैलेसी का मामला आया। सरकार को लगा होगा इस आधार पर नाम कट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट चली गई याचिका लेकर कि लॉजिकल फैलेसी की स्क्रूटनी पर रोक लगे। कोर्ट ने इंकार कर दिया, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि सुधार करना है बेशक कीजिए, मगर पारदर्शी तरीके से। क्या यूपी में या अन्य कहीं भी यह काम पारदर्शी तरीके से हो रहा है? कौन जाकर देख रहा है? उसकी क्या व्यवस्था है? कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि लॉजिकल फैलेसी के जो केस हैं उन सभी के नाम बूथ से लेकर पंचायत के स्तर पर सार्वजनिक रूप से लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को बंगाल सरकार से यह भी कहना पड़ा कि चुनाव आयोग को और अधिक लोग उपलब्ध कराए जाएं। तो हर बात के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है, कोर्ट से आदेश लाना पड़ रहा है। यूपी में लॉजिकल फैलेसी की कैटेगरी में 2 करोड़ से अधिक वोटर पर तलवार अभी अटकी है। उनका नाम अंतिम सूची में आएगा या नहीं, आज किसी को नहीं मालूम। कितने वोटर समय पर दस्तावेज जमा करा पाएंगे? इस तरह अगर आप नंबर को देखेंगे, 2 करोड़ 89 लाख वोटर तो ड्राफ्ट सूची से ही बाहर हो गए। 1 करोड़ 4 लाख को नोटिस गया। 2 करोड़ 22 लाख वोटर की लॉजिकल फैलेसी यूपी में निकली है। अंतिम रूप से कितनों के नाम कट जाएंगे यह पता चलेगा 31 मार्च को, जब अंतिम सूची आएगी। हमने आपको जो कुछ भी बताया मीडिया में छपी खबरों से जुटाकर बताया है। फिलहाल आप कह सकते हैं कि 3 करोड़ 60 लाख वोटर को दस्तावेज देने हैं, उन्हें अपील करनी है। योगेंद्र यादव तो कहते हैं आज की तारीख में 6 करोड़ वोटर की गर्दन पर तलवार लटकी हो सकती है। 2 करोड़ 89 लाख के तो फॉर्म ही नहीं आए, उनके नाम ड्राफ्ट सूची में ही कट गए। यह बताया जा रहा है कि इनमें से वो लोग हैं जो पलायन कर गए, जिन्होंने अपना ठिकाना बदला या जो मर गए। इतनी जल्दी कैसे पुष्टि हो जाती है? उस हिसाब से भी यह संख्या बहुत ज्यादा है। योगेंद्र कहते हैं कि जिन राज्यों में पलायन हुआ है, यानी जो इन माइग्रेशन स्टेट हैं जैसे तमिलनाडु, वहां भी तो वोटर के नाम कटे हैं, 97 लाख नाम कटे हैं। अगर माइग्रेशन के कारण यूपी में वोटर की संख्या कम हो रही है, तो उन राज्यों में वोटर की संख्या बढ़नी चाहिए जहां यूपी बिहार से लोग काम करने जा रहे हैं। वहां तो वोटर की संख्या घट रही है। इधर यूपी में एडल्ट आबादी से भी वोटर की संख्या कम हो जाती है। 3 करोड़ लोग माइग्रेशन नहीं कर सकते हैं। यह संख्या अविश्वसनीय, अप्रत्याशित मालूम पड़ती है। इसलिए हमने यह 9वां जैकेट पहना है। किस लिए पहना है? यह बताने के लिए कि एसआईआर का तरीका भी नौरंगा अचार की तरह हो गया है। कभी आदेश है, कभी आदेश नहीं है, कभी ये सॉफ्टवेयर, कभी वो सॉफ्टवेयर, कभी ये दावा, कभी वो दावा, कभी प्रेस रिलीज में पर्याप्त जानकारी नहीं। इसीलिए हमने इन 9 जैकेट के जरिए आपको बताने की कोशिश की कि 9 जैकेट का कोई तुक नहीं और एसआईआर का भी कोई तुक नहीं। एक नेता है मेरे अलावा जो इस देश में हर दिन कपड़े बदल बदल कर आपको भरमाते हैं कि देश बदल गया है, सुपर पावर हो गया है। मगर हमने इस वीडियो में 9 बार जैकेट इसलिए बदले ताकि आप समझ सकें कि एसआईआर गंभीर मुद्दा है। यह बात गलत है कि एसआईआर मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो नाला भी नहीं था, नाले की दीवार भी नहीं था, लेकिन नोएडा में युवराज की जान चली गई। प्रशासन जुट तो गया मगर बचा नहीं पाया। यही भारत की व्यवस्था है। प्रशासन एक दिन के लिए जुट जाता है, इसका मतलब नहीं कि सारे बीएलओ लगा देने से 1 साल का काम 1 या 2 महीने में हो जाएगा। बीएलओ की हालत खराब हो रखी है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। उन पर बोलने की पाबंदी ना होती, कार्रवाई का डर नहीं होता, तो इतना कुछ बताते कि आप यकीन नहीं कर पाते। बीएलओ पर एफआईआर की तलवार लटका दी गई है। क्या युवराज मेहता की जान जाने के कारण नोएडा के सीईओ, नोएडा के डीएम के खिलाफ एफआईआर हो सकती है? नहीं। बीएलओ टीचर होते हैं, जिससे मन आता है टीचर को हाँक देता है। फिर सारा देश नौटंकी भी करता है। हम टीचर का बड़ा सम्मान करते हैं, किसी की कोई सुनने वाला नहीं। इसका मतलब यह नहीं आप देखना बंद कर दें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।